तो द्वितीय नियम के बाद बच्चों हम लोगों को ये पता लगाना है कि कब कौन सी अभिक्रिया अपने आप होगी और कब नहीं होगी। इसके क्राइटेरिया के बारे में हमने जब अभी प्रक्रमों के डेल्टा एसों की गणना करी तो हमें एक क्राइटेरिया ये पता लगा कि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो ये कि जो डेल एस टोटल है वो इक्वल टू 0 होता है उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए, और डेल एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है अनुत्क्रमणीय के लिए। तो हमने एक क्राइटेरिया बना दिया कि यदि किसी प्रक्रम के लिए उसका प्रक्रम के कारण कुल एंट्रोपी परिवर्तन यदि धनात्मक है तो हम कह देंगे वो प्रक्रम अपने आप होता है, और यदि किसी प्रक्रम के कारण कुल एंट्रोपी परिवर्तन अगर नेगेटिव है तो हम कह देंगे कि वो प्रक्रम अपने आप नहीं होगा। और अगर प्रक्रम 0 है तो हम कह देंगे साम्य, क्योंकि हमें पता है उत्क्रमणीय में तंत्र एवं परिवेश एक दूसरे के साथ साम्य में स्थापित रहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्वतः प्रक्रम के स्वतः होने की शर्त। ठीक, प्रक्रम के स्वतः होने की शर्त जब हमें पता लग गई तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, दो डेल्टा एस कैलकुलेट करना फिर पता लगाना। हम चाहते थे कि कोई ऐसा एक फलन पता लग जाए जिसके क्राइटेरिया पर हम डायरेक्टली आंसर कर पाएं, राइट, कि प्रक्रम स्वतः होगा या नहीं होगा। तो हमने एक नया फलन निर्धारित किया जिसे हम बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। जी से प्रदर्शित करते हैं, फिर से अवस्था फलन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा क्योंकि ये ऊर्जा का रूप है, राइट। अच्छा, जी बराबर क्या होता है, तो अब हमारी पढ़ने की सीक्वेंस थोड़ी सी बदल गई। हमने सबसे पहले जी बराबर लिखा H माइनस टी एस, ये अवस्था फलन हो गया। अब अगर आप डी जी लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो डी जी आपके लिए हो जाएगा डी एच माइनस डी ऑफ टी एस, और आप चाहे तो डी एच को भी ओपन कर सकते हैं। तो डी जी बराबर हो गया डी यू प्लस डी ऑफ पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये हमें मिल रहा होगा, राइट। डी ऑफ पी वी को भी आप ओपन कर सकते हैं, तो जब डी ऑफ पी वी को ओपन करेंगे तो डी यू प्लस पी डी वी माइनस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये हमें आ रहा होगा। अब अगर आप चाहें तो प्रथम नियम से डी यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रथम नियम से हमने डी यू को यूज़ किया तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, एक तो हम लिखते हैं पी वी, अब हम मुक्त पूरी बात कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू नॉन पी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें आ रही होंगी। अब जरा ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू पी वी माइनस पी डी वी के बराबर होता है तो प्लस पी डी वी से कैंसिल हो गया, और डी क्यू आपका टी डी एस के बराबर होता है तो माइनस टी डी एस से कैंसिल हो गया। सो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है दैट डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी, यह हमें डी जी मिलता है। आप देखिए मैंने अब तक इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया है, सब कुछ जनरलाइज्ड है, राइट। तो अब अगर हम ये बात कर दें, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मान लें, पी एंड टी अगर हमने कांस्टेंट मान लिया यहाँ पर, तो हमारे पास डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, डी जी एट कांस्टेंट पी एंड टी बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू नॉन पी वी। अब जरा ध्यान से देखते हैं हम कि डी डब्ल्यू नॉन पी वी अगर एब्सेंट है, डी डब्ल्यू नॉन पी वी अगर एब्सेंट है, नॉन पी वी वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, राइट। तो पी वी वर्क वगैरह नियत ताप व दाब पर यदि किसी तंत्र का डी जी जीरो है तो हम कह देंगे वो साम्य पर है, राइट। अगर नियत ताप व दाब पर डी जी लेस देन जीरो है तो यहाँ से जरा देखो ध्यान से, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अलग अलग केस हो सकते हैं।
जैसे मैंने सबसे पहले लिखा डी डब्ल्यू नॉन पी वी आपका लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो इसका मतलब तंत्र कुछ ऊर्जा कार्य के रूप में कुछ उपयोगी ऊर्जा परिवेश को प्रदान कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट, कि dg भी नेगेटिव हो गया, और dg नेगेटिव होने का मतलब है कि तंत्र उस दिशा में जाके परिवेश को कुछ ऊर्जा प्रदान कर रहा है। dw नॉन pv बराबर 0 होने का मतलब है कि dg एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और dw नॉन pv आपका ग्रेटर देन 0 होने के केस में dg एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब परिवेश कुछ ऊर्जा कार्य के रूप में, उपयोगी कार्य के रूप में तंत्र को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ से हम जरूर स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया डेवलप कर सकते हैं, राइट। और हमने कैसे डेवलप किया, आइए उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कहानी हो गई कि ये dg बराबर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर आ गया बराबर dw। तो एक तरह से तो आप डिफाइन भी कर सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन। dw बेसिकली अगर नेगेटिव आता है तो हम एक नेगेटिव लगाकर बात करते हैं, क्योंकि हमने वर्क में एक नेगेटिव पहले से लगाया हुआ था। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि किसी भी तंत्र द्वारा उपयोगी कार्य के रूप में जो ऊर्जा प्रदान की जा सकती है वही गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है। यानी किसी प्रक्रम का गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये दर्शाता है कि वह प्रक्रम होने से तंत्र द्वारा परिवेश को कितनी ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, यदि नेगेटिव है तो। यानी अगर ये नेगेटिव है तो कह रहे हैं तंत्र परिवेश को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जीरो है तो कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है, और पॉजिटिव है तो तंत्र परिवेश से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है उपयोगी कार्य के रूप में। अब इसे थोड़ा अलग तरह से मोल्ड करके पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रक्रम होता है तो हमारा सिस्टम तंत्र कुछ ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इस प्रक्रम को, अब इस ऊर्जा में सब कुछ है, ध्यान से देखो, ऊर्जा भी है और रैंडमनेस भी है। तो इसे ऊर्जा कह तो रहे, लेकिन ये ऊर्जा एंट्रोपी और ऊर्जा से, एंथैल्पी से मिलकर बनी है। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब तंत्र परिवेश को कुछ उपयोगी ऊर्जा दे रहा है, अर्थात हम कह देंगे प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। ठीक, ये जीरो है तो कुछ नहीं दे रहा ना कुछ ले रहा, तो इसका मतलब साम्य अवस्था मेंटेन्ड है। यहाँ पर ले रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस हम बोल देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप नहीं होगा। हमारे परिवेश को जिसमें हम खुद बैठे हैं हमें कुछ ऊर्जा, उपयोगी ऊर्जा तंत्र को देनी होगी, तब जाके प्रक्रम होगा। तो मैंने इन चीज़ों को कहने का तरीका बदला और मुझे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी मिल गया। वो क्या मिला जरा ध्यान से देखें। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में मैंने ये कहा, स्वतंत्र होने के लिए शर्त डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यदि लेस देन 0 है तो प्रक्रम स्वतः हो जाएगा। यानी किसी प्रक्रम का डेल जी नियत ताप व दाब पर लेस देन 0 मिल रहा है तो आप बोल देंगे प्रक्रम स्वतः होगा। दूसरा, यदि नियत ताप व दाब पर आपको डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो आप बोलेंगे प्रक्रम स्वतः नहीं होगा, परिवेश से कुछ ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, कुछ उपयोगी ऊर्जा, तब जाके प्रक्रम हो पाएगा। डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यदि इक्वल टू 0 है तो यू वुड से कि तंत्र एवं परिवेश एक दूसरे के साथ साम्य में है। ठीक, तो ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आया। लेकिन अगर आप देखें तो ये इधर से इधर कहीं मैच नहीं खाता है। जब हमें इसे मैच खिलाना है तो जरा हम किस तरह से बात करेंगे,
इसकी एक अलग से कंडीशन है। तो हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। मैं वापस शुरुआत से शुरू करता हूँ जहाँ हमने जी लिखा और कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर लेकर देखता हूँ कि क्या मुझे ये मिल सकता है। तो मैंने लिखा G बराबर H माइनस टी एस। अब मुझे पहले से पता है कि मुझे P और T कांस्टेंट रखने हैं और dG की बात करनी है। तो dG बराबर dH माइनस डी ऑफ टी एस, लेकिन मुझे T कांस्टेंट रखना है तो ये हो गया dH माइनस टी डी एस। और तंत्र की बात करनी है तो dG तंत्र कब, नियत ताप व दाब पर, राइट। ये कब हो गया, नियत ताप व दाब पर। तो नियत ताप व दाब पर मैंने इसे ये लिख दिया। अब जरा और अच्छे से हम बात करें, राइट। तो नियत ताप व दाब पर DH होगा जो कि क्या होता है DQP, राइट। नियत ताप व दाब पर, नियत दाब पर DH DQP होता है माइनस TDS सिस्टम या TDS तंत्र। अब हम और बात करें यहाँ पर तो इस T को इधर ले आते हैं। जैसे ही हम इस T को इधर ले आएंगे तो ये मुझे DQP अपॉन T माइनस DS तंत्र और एक T बाहर मिल गया मुझे अलग से, मैंने T कॉमन ले लिया होगा। इस DQP अपॉन T को हम क्या माइनस डेल्टा S या माइनस DS सराउंडिंग लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे माइनस DS सराउंडिंग लिखा, माइनस DS तंत्र, राइट, और इनटू T। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये योग हो गया और ये क्या हो गया T इंटू DS टोटल या यूनिवर्स भी आप लिख सकते हो। और माइनस एक मेरे साथ में चल रहा है अलग से। तो DS टोटल अगर पॉजिटिव होगा अनुत्क्रमणीय के लिए स्वतः होने की शर्त, तो यहाँ पर DG क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नियत ताप व दाब पर डेल्टा G नेगेटिव या DG नेगेटिव होने का मतलब है कि प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो DG पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब प्रक्रम स्वतः नहीं होगा। और अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा DG, इसका मतलब साम्य उपस्थित है। तो इस तरह से हम इसे ये कह सकते हैं। और इसे अगर थोड़ा सा D को हटा दें, डेल्टा में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ये होगा। और डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन 0, तो स्वतः डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, तो अस्वतः। और डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, देन साम्य अवस्था। आप सब जानते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन वही है जो हमने यहाँ सेकंड लॉ से निकाली, लेकिन अब हम इसे G में बात कर रहे हैं और G को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ध्यान दीजिए ये हम सब तंत्र के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम हमें यहाँ लिखना है, ठीक। इस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमें मिल गया, जहाँ पर डेल्टा G बराबर डेल्टा S सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम हमें मिल रहे हैं और उसके कंडीशन पे। लेकिन कंडीशन ध्यान रखिए किस कंडीशन पर आ रही है, नियत ताप व दाब पर। अब हम एक केस लेते हैं, ये तो मैंने डिटेल में बात कर ली, एक अलग केस लेते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि हमारा तंत्र नॉन पीवी कार्य करता ही नहीं है, जिस तरह का हमारा केमिस्ट्री में केस है, तो अगर नॉन पीवी कार्य उपस्थित नहीं है तब क्या होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो DG हमें क्राइटेरिया मिल गया स्पॉन्टेनिटी का, G क्या होता है ये भी हमें पता लग गया, G क्या होता है, नियत ताप व दाब पर तंत्र द्वारा नॉन पीवी किया गया कार्य, जो भी नॉन पीवी किया गया कार्य है उसका नेगेटिव ही गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन बताता है, या तंत्र द्वारा किया गया नॉन पीवी कार्य ही गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब चूंकि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमें नॉन पीवी कार्य कंसिडर नहीं करना होता है। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट केस कंसिडर किया, केस स्पेशल केस, W नॉन पीवी अगर 0 हो जाए, W नॉन पीवी 0 हो जाए तो आपको पता है DG क्या आता है, VDP माइनस SDT,
यानी तब क्राइटेरिया आपको इससे निकालना है, यानी केमिस्ट्री में जब W नॉन पी वी हमें 0 लेना है तो VdP माइनस SdT हमें लगा देना है, राइट। अब इसके अलग अलग केस हो सकते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो अलग अलग समय पर dg की अलग अलग इक्वेशन हो जाएगी, उनकी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिए दिस इज dg, राइट। इन जनरल कब, जब W नॉन PV क्या है 0 है, तो दिस इज dg। अब इस dg को और तोड़ते हैं, अलग अलग गैस के लिए dg की कैलकुलेशन, ठोस द्रव के लिए, ये सारी चीजें हम इसी से करने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा नॉन पीवी कार्य को 0 मानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग केस लेकर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर का केस ले लिया। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो dg बराबर भाई हमारे पास हो गया VdP, और इसे आप अलग तरह से भी लिख सकते हैं dg बाई dP बराबर S। तो dg बाई dP बराबर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी वॉल्यूम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। पर हमें तो कैलकुलेशन करनी है, तो अलग अलग केस में कैलकुलेशन करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, सबसे मूल बात ये ध्यान रखनी है हमें। आइडियल गैस के लिए तो dg बराबर VdP। अब हमें डेल्टा जी निकालना है, इंटीग्रेशन मारा हमने, तो डेल्टा जी बराबर V को लिख दिया nRT अपॉन P, तो nRT ln P2 बाई P1, ये हमारे पास आ गया। मैं इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा सा स्किप कर गया हूँ। V को nRT अपॉन P लिखा होगा आइडियल गैस इक्वेशन से और इंटीग्रेट कर दिया होगा। तो दिस इज डेल जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। B हम बात करें फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो आप सबको पता है जब हम सॉलिड्स और लिक्विड की बात करेंगे तो वी हैव dg बराबर VdP। सॉलिड्स और लिक्विड का वॉल्यूम प्रेशर पर यूजुअली डिपेंड नहीं करता, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे डेल जी बराबर V P2 माइनस P1। इस तरह से आप लिख सकते हैं इफ द वॉल्यूम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। और बात करें हम तो रिएक्शंस की बात तो हम समेट चुके हैं, लेकिन फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बाकी है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में they usually occur at constant pressure and temperature, but if somehow there is only a constant temperature case but pressure is not constant, then how do we proceed? So dg is equals to VdP. Now if I write d of delta g, so we'll write delta VdP, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें बात करनी रहेगी यहाँ पर इस प्रेशर चेंज की। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वॉल्यूम तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, जैसे कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड है, तो आप वॉल्यूम चेंज की बात तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ और क्या करेंगे, तो मान लीजिए आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया, जैसे इंटीग्रेट किया तो डेल जी इधर आ गया, डेल्टा वी बाहर और P2 माइनस P1 अंदर। सो दिस इज डेल्टा जी फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो सकता है, ये इसके लिए भी लग सकता है, बर्फ से पानी बनना, राइट, जहाँ पर अलग अलग प्रेशर्स पर बात की गई हो, राइट। प्रेशर इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो डेल वी। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट डेल वी? तो डेल वी आप जैसे मान लीजिए इसके लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डेल वी 1 मोल के लिए बताना चाह रहे हैं, तो V मोलर ऑफ H2O लिक्विड माइनस V मोलर ऑफ H2O सॉलिड, इस तरह की बात आप लोग कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं डेल V की, तो डेल V क्या हो जाएगा, V मोलर ऑफ डायमंड माइनस V मोलर ऑफ ग्रेफाइट। कभी कभी आपको मोलर वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा, तो डेंसिटी के केस में 1 मोल का मास 12 ग्राम डिवाइड बाय इसका डेंसिटी माइनस 12 ग्राम डिवाइड बाय ग्रेफाइट का डेंसिटी, तो इस तरह से हमें वॉल्यूम्स मिल जाया करेंगे। तो डेल वी जब हमें मिल जाएगा तो दिस इज डेल जी फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर केस। अब हम बात करें अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रख देंगे तो हाउ डू वी प्रोसीड? प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे तो वी हैव डी जी बराबर माइनस एस डी टी। तब यहाँ पर कैसे डिस्कस कर रहे होंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं।
प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। इसमें अब अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दें, जैसे मान लीजिए मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो मुझे मिलेगा dg बराबर माइनस एस डी टी। मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस एस। ये मेरा डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा। बट मुझे डेल्टा जी निकालना है कि नहीं, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो मैंने इसे फिर से वैसे ही लिखा जैसे प्रेशर के केस में लिखा था। नाउ इंटीग्रेशन, तो डेल जी एट T1 del g at T2, this is T1 to Tt, राइट। मान लेते हैं डेल्टा एस आपका फिक्स आएगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो विल से डेल्टा जी एट T2 माइनस डेल्टा जी एट T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस एंड देन T2 माइनस T1, राइट। अब बात आती है कि हमें डेल्टा एस निकालना है रिएक्शन का या प्रोसेस का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आइए उस बारे में भी बात कर लेते हैं। सो ये कांस्टेंट प्रेशर पर किसी केमिकल रिएक्शन या किसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन का डेल्टा जी हो गया, राइट, जिसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ डेल एस, किसकी बात कर रहे होंगे हम, डेल्टा एस के कैलकुलेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा एस के, एक मिनट, जस्ट ये एक माइनस हमारा लेफ्ट आउट हो गया, तो लेट जस्ट से दिस इज अ माइनस। डेल्टा एस की जब हम कैलकुलेशन की, तो एज एस इज अ एंट्रोपी, सो अगर हमारी रिएक्शन है और ये एक स्टेट फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हाट विल बी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस फॉर एनी रिएक्शन विल बी एस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा, अगर हमें रिएक्शन कुछ ऐसी दी हो, अल्फा मोल ऑफ ए से बीटा मोल ऑफ बी, तो हम डेल्टा एस क्या लिख देंगे, वही एस नॉट मोलर ऑफ बी बीटा से गुणा करके माइनस अल्फा गुणा एस नॉट मोलर ऑफ ए। इस तरह से हमारा ये डेल्टा एस रिएक्शन आ जाएगा। कभी कभी किसी और टेम्परेचर पर हमें रिएक्शन दिया रहता है, हमें एंट्रोपी का मान एब्सोल्यूट निकालना रहता है, तो टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी हम एक और नियम पढ़ते हैं, दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए उस पर बात करते हैं, फिर इसके बारे में लौट कर आएंगे और अच्छे से बात करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्योरली एंट्रोपी के बारे में और क्या स्टेट करता है, राइट। तो हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेट करता है दैट एंट्रोपी, absolute value of entropy of a perfectly crystalline substance, perfectly crystalline substance का मतलब हो गया crystal without defects, at 0 Kelvin approaches to 0, मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ, राइट। परिशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का परम एंट्रोपी का मान शून्य होता है, या हो जाता है बोलना चाहिए, शून्य हो जाता है जब तापमान टेंड्स टू 0 केल्विन होता है। यानी 0 केल्विन पर परिशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का एंट्रोपी, परम एंट्रोपी का मान लगभग 0 हो जाता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये कुछ इस तरह की बात कह रहा है, एस नॉट मोलर या एस मोलर लिमिट टी टेंडिंग टू 0, एस नॉट मोलर ऑफ किसका, परफेक्ट क्रिस्टल का, इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है
ये हमारे पास थर्ड लॉ है, राइट। इस थर्ड लॉ के एप्लीकेशन भी आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी एक इक्वेशन की बात करनी पड़ेगी जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ जो अपनी परफेक्ट क्रिस्टलीय रूप में कि मोलर एंट्रोपी का मान 0 होता है। थर्ड लॉ से अर्थात हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, थर्ड लॉ की मदद से किसी भी पदार्थ की हम शुद्ध एंट्रोपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात कर पाएंगे, आइए उसके बारे में एक इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस तरह से हम इसे अप्लाई कर पाएंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन में क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है कि डेल एस बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, राइट। इसे डेल एस नहीं लिखकर हम लिखते हैं डी एस बराबर ये होता है ना। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें T1 टू T2, तो हमारे पास S एट T2 माइनस S एट T1 बराबर आ जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इंटीग्रेशन T1 टू T2। आप हमेशा T1 को 0 केल्विन रखकर S एट T1 को 0 मानकर हमेशा S T2 निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 0 टू T2 डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना चाहिए एक एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन के लिए। बाकी इसका कैलकुलेशन इस तरह से हम यहाँ पर एस मोलर निकाल लेंगे, एस मोलर आ जाएगा, तो हमारे पास चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। और अच्छे से इसका एप्लीकेशन समझने के लिए हमें एक और इक्वेशन की बात करनी है, जो कि है किरचॉफ इक्वेशन। आइए बात करते हैं किरचॉफ इक्वेशन पर। किरचॉफ इक्वेशन में हमारे पास एक कहानी है, वो ये कि किरचॉफ इक्वेशन बेसिकली दो अलग अलग तापमानों के डेल्टा एच को कंपेयर करता है। इसका डेरिवेशन तो हम आगे थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं डायरेक्टली आपके पास यही लिख दे रहा हूँ, डेल एच T2 माइनस डेल एच T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एन सी पी इंटू डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2। फिर इसी को लेते हम यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देते तो हमें एंट्रोपी के लिए भी काम में आ जाता है। व्हाट इज डेल्टा एन सी पी की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। डेल्टा एन सी पी क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास है अल्फ़ा ए से बीटा बी, मुझे डेल्टा एन सी पी निकालना है। एन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो बीटा इंटू सी पी मोलर ऑफ बी माइनस अल्फ़ा इंटू सी पी मोलर ऑफ ए, दिस विल बी टर्म्ड एज डेल्टा एन सी पी। इसे यहाँ रखेंगे आप उठाकर, और ये किरचॉफ इक्वेशन डेरिवेशन आई विल टेल, और ये कैसे आता है इसका शुद्ध डेरिवेशन हम ऊष्मा रसायन में बात करेंगे। तो चैप्टर में ये आखिरी हिस्सा वैसे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इसके कई एप्लीकेशन भी हैं, राइट। तो थ्योरेटिकली चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।